हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम जो आपका जलवायु का टॉपिक चल रहा था उसमें आगे बात करेंगे मानसून, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और आपका थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन हम उसको आसान बनाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ है उससे जुड़े कुछ टर्मों पर पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले एक टर्म आता है, वो आता है कोरियालिस फोर्स। कोरियालिस फोर्स कोरियालिस बल। देखिए, पृथ्वी है, दो तरह की गति होती है, एक रोटेशनल एक रेवोल्यूशन। अर्थात पृथ्वी अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूर्व एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से रोटेट करती है। अब रोटेट करती है तो इसके कारण जो आपकी वाटर बॉडी में अर्थात जल की धाराओं में और पवनों की गति में होने वाला परिवर्तन, जो विक्षेप उत्पन्न होता है, वही क्या कहलाता है आपका कोरियालिस बल। अर्थात जैसे पृथ्वी इस तरह से घूम रही है आपकी, अब आप इस तरह से घूमती है, हवा है, हवा भी अगर इसे डिफ्लेक्ट होगी तो उसका डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। तो कोरियालिस बल क्या है कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पवनों की गति में होने वाला परिवर्तन, जिसमें पवनें फेरल के नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार, फेरल के नियम के अनुसार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में, जैसे ये है आपका, तो उत्तरी गोलार्ध में जैसे इस तरह की पवन चल रही है आपकी दाईनी ओर, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में दाईनी ओर राइट हैंड साइड। लेकिन मान लीजिए नॉर्थ हेमिस्फीयर से हवा आती है आपकी, इस तरह से विंड आती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में अपनी डायरेक्शन के बाईं ओर आपका लेफ्ट हैंड साइड में रिफ्लेक्ट होती है, अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में दाईनी ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर परिवर्तित हो जाती है। कोरियालिस नियम क्या है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पवनों की दिशा में होने वाला परिवर्तन, जिसमें उत्तरी गोलार्ध में पवन अपने रूट से, अपने मार्ग से दाईं ओर मुड़ जाती है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में है अपने मार्ग से बाईं ओर मुड़ जाती है, वो क्या कहलाता है आपका कोरियालिस बल कहलाता है। पहला टर्म, मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे ये है तो इसका बाईं ओर कौन सा है, ये डायरेक्शन कौन सी है, बाईं ओर है, ये आपका दाईं ओर है। बाईं ओर की कह रहे हैं तो आपका इस तरह से परिवर्तन, दाईं ओर की कहा तो यहां से चल रही, तो अपने इस साइड में आपका ये मूवमेंट आपका हुआ, वो कौन सा है, दाईं ओर। नेक्स्ट आपका एक टर्म आता है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम देखिए, जेट स्ट्रीम नाम से पता लग रहा होगा, ये नाम आपका कब दिया गया, 1945 में। आपको पता होगा अमेरिका के द्वारा है जापान पर जब परमाणु बम गिराए गए, तो उस समय उनका जो जेट विमान था, ऐसी हवाओं का एक संकलन था जिन्होंने इनकी हवाओं को क्या किया, सॉरी, इनकी जो आपके जेट विमानों की डायरेक्शन को क्या किया, परिवर्तित किया। अर्थात जेट स्ट्रीम क्या है, 9 से 12 किलोमीटर भी आपको हो सकता है, लेकिन आपका में जैसे दिया है 12,000 मीटर, या हम इसको कह सकते हैं 12 किलोमीटर। ऊपरी वायुमंडल, नीचे धरातल पर नहीं, धरातल से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली तीव्र, बहुत स्पीड होती है आपकी, सर्पिलाकार पवनों को ही क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं, जिनकी दिशा है, जब हमारे यहाँ पर समर होता है तो समर के टाइम पर इसकी दिशा है ईस्ट टू वेस्ट होती है, लेकिन जब हमारे यहाँ पर विंटर होता है, शीतकाल होता है, तो इनकी दिशा है वेस्ट टू ईस्ट, अच्छा पश्चिम से पूरब होती है। पहली चीज तो जेट स्ट्रीम क्या है,
कि पृथ्वी के धरातल से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलने वाली तीव्र सर्पिलाकार पवन जिनकी गति है 110 किलोमीटर से 184 किलोमीटर पर आवर होती है, क्या कहलाती है? आपकी जेट स्ट्रीम कहलाती है, जो कि भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। हम उसको बाद में बात करेंगे कि किस तरह से प्रभावित करती है। एक शब्द आता है आपका अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्स जोन, अंत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। अंत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या है? अंत अर्थात जहां उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, अंत के दो का अभिसरण हो रहा होगा आपका। पहली चीज मैंने आपको बताया होगा, टेम्परेचर और प्रेशर में इनवर्स रिलेशन होता है। यदि टेम्परेचर अधिक होगा तो प्रेशर कम होगा, यदि टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर अधिक होगा। अर्थात तापमान कम है तो वायुदाब अधिक, तापमान अधिक है तो वायुदाब कम होगा। अब हमारे यहाँ पर बहुत तरह की पवनें चलती हैं। एक चलती हैं हमारी सरफेस विंड, जिसको कहते हैं हम धरातली पवनें, जो कि वर्ष भर चलती हैं, प्रीवलिंग विंड है। कुछ सीजनल विंड हैं, कुछ हमारी लोकल विंड है। तो उसमें हम एक बार बात करते हैं। ये आपका अर्थ है, यहाँ के मध्य में ये इक्वेटर है, आपका भूमध्य रेखा है। यहाँ 30 से 35 डिग्री नॉर्थ, इधर 30 से 35 डिग्री साउथ। यहां पर होता है हाई प्रेशर, यहां भी हाई प्रेशर। अब होता क्या है, यह इक्वेटर पर है, सूर्य है, वर्ष भर क्या होता है, लंबा चमकता है। और जब लंबा चमकता है तो यहाँ पर बताइए कैसा प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा। अर्थात ये कैसा होगा, लो प्रेशर बेल्ट। और जब लो प्रेशर होगा तो बताइए विंड हमेशा कैसे चलती है, विंड हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। तो यहां पर जो विंड है इस वाले भाग से नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, इसे कहते हैं हम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, उत्तरी पूर्वी व्यापारी पवनें। और ऐसे ही दक्षिणी गोलार्ध से है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, अर्थात साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट, इसे कहते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। अर्थात भूमध्य के न्यून वायुदाब का क्षेत्र जहां पर दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें ट्रेड विंड हैं, आपस में कन्वर्ज करती हैं, मिलती हैं, उसे क्या कहा जाता है, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है। समझ में आ गया होगा। पृथ्वी पर न्यून वायुदाब का क्षेत्र जहां पर दो विपरीत दिशाओं से आने वाली पवनें हैं आपस में मिलती हों। अब वो पवनें कौन सी हैं, व्यापारिक ट्रेड विंड हैं, मिलती हैं, उसे क्या कहा जाता है, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अब इसकी भी दिशा है आपकी बदलती है, क्यों बदलती है उसका कारण भी बता देता हूं आपको। जैसे ये आपका आपको पता होगा सन वर्टिकल कब होता है इक्वेटर पर, 21 मार्च और 23 सितंबर। हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो बताइए यहाँ पर सन वर्टिकल कब होता है, जून में होता है। और कब होता है आपका, 21 जून को। सदर्न हेमिस्फीयर में है, अब जैसे हम इस समय सन है आपका 22 दिसंबर को कहाँ होता है, कैप्रिकॉर्न पर। ये कौन सी है आपकी, कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर।
कर्क रेखा, ये कैप्रिकॉर्न है मकर रेखा। अब जब मान लीजिए सन यहां होगा तो बताइएगा हाई प्रेशर यहां होगा या यहां पर होगा, इसी स्थान पर, क्योंकि सन जहां पर होगा आपका लो प्रेशर है, क्योंकि टेम्परेचर अधिक होगा तो लो प्रेशर होगा, तो ITC-Z है वो आपका खिसकता है। अर्थात सन के साथ साथ है, सन जैसे उत्तरायण में होगा तो ITC-Z उत्तर की तरफ खिसक जाएगा, और सन जब दक्षिण की तरफ होगा तो ITC-Z है वो दक्षिण की तरफ खिसक जाएगा। जैसे कि आप जा रहे हैं, आपके साथ मान लीजिए एक डॉग है कि आपका पालतू है, पेट डॉग है, उसको लेके चल रहे हैं, आप चलते हैं तो आपके आगे आगे है वो आपका चलता है। इसी तरह से जैसे जैसे सन नॉर्थ की तरफ होगा आपका लो प्रेशर भी नॉर्थ की तरफ, जैसे सन साउथ की तरफ होगा लो प्रेशर कहाँ होगा, साउथ की तरफ। तो ये है आपका ITC-Z से रिलेटेड। एक चीज और आती है आपकी अल नीनो। अल नीनो से पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं हम, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस या डिस्टर्बेंस या साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, जो भी आपका पश्चिमी पछुआ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस साइक्लोन आपका ये चक्रवात। देखिए चक्रवात क्या होता है, साइक्लोन क्या होता है, वह जिसमें चक्राकार हवाएं चलती हैं, और वो कब चलेंगी, जब दो विपरीत गुण वाली हैं आपकी वायुराशि आपस में मिलती हैं। जैसे आप कोई दो अलग अलग स्वभाव के हैं, आपके दोस्त नहीं है, तो बताइए आपस में फ्रिक्शन होगा नहीं होगा, आप हाथ में मिलाएंगे लेकिन वो मन से नहीं मिलाएंगे। तो उसी तरह से आपका एक तरफ हाई प्रेशर की अर्थात ठंडी पवन होंगी जो आपके हाई प्रेशर से आएंगी, एक तरफ गर्म पवनें होंगी, और जब आपस में मिलेंगी ये लो प्रेशर का एरिया होगा, और ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है एंटी क्लॉकवाइज, और सदर्न हेमिस्फीयर में है क्लॉकवाइज घूमती है। पहली चीज है पश्चिमी पछुआ चक्रवात। देखिए उसके लिए मैं एक बार बता देता हूं, ये आप अफ्रीका देख पा रहे होंगे, इसके तरफ इधर यूरोप और यहाँ है मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर, अर्थात यूरोप और अफ्रीका के मध्य में भूमध्य सागर है। अब भूमध्य सागर में क्योंकि इनको क्यों कहते हैं पश्चिम पछुआ, क्योंकि भूमध्य सागर कहाँ है, भारत के पश्चिम की ओर, तो पश्चिम से आने के कारण इसको पछुआ वेस्टर्नली कहा जाता है, पहली चीज। दूसरा है, अब मुझे बताइएगा आपका यूरोप है, किसी भी मौसम में लीजिए, मान लीजिए विंटर में लीजिए, तो टेम्परेचर कहाँ कम होगा, यूरोप में या भूमध्य सागर में। हमें पता है था स्थल और जल है उनके गर्म होने की दर है वो अलग अलग होती है, उनका स्वभाव अलग अलग होता है। जल देरी से गर्म होता है, देरी से ठंडा, स्थल जल्दी से गर्म, जल्दी से ठंडा। तो बताइएगा जो विंटर होगा तो विंटर में है आपका लो टेम्परेचर कहाँ होगा, यूरोप में, तो हाई प्रेशर कहाँ होगा आपका, यूरोप में। दूसरी तरफ है इसकी तुलना में भूमध्य सागर पर क्या होगा, आपका टेम्परेचर अधिक होगा तो लो प्रेशर होगा, और यहीं से एक चक्रवात बन जाएगा। अर्थात शीतकाल में भूमध्य सागर से आने वाला चक्रवात जो कि भारत में आकर के शीतकाल में वर्षा करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आपका पश्चिमी पछुआ या आपका विक्षोभ कहा जाता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है, जिससे भारत में वर्षा होती है। और वर्षा कहाँ होगी, मान लीजिए यहाँ से टकराएगा, अभी बाद में बताएंगे हम आपको, और यहाँ पर आपका उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा होती है, जिसे मावट कहा जाएगा। क्या, मावट। जो कि रबी की फसल और खासकर किसके लिए, आपकी गेहूं की फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। कौन सी, आपकी जो शीतकाल में होने वाले पश्चिमी जो पछुआ पवनों से या पश्चिमी
जो विक्षोभों से होने वाली वर्षा वो रबी की फसलों के लिए महत्वपूर्ण होती है, उसे मावठ कहा जाता है। एक चीज और है आपका अल नीनो। अल नीनो देखिए, अल नीनो के लिए हमने चलना पड़ेगा दक्षिण अमेरिका। ये नॉर्थ अमेरिका है, इसके नीचे आप देख पा रहे हो तो दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका के इस वाले भाग पर है पेरू तट। पेरू तट है, और यहाँ पर आपको पता होगा पैसिफिक ओशन है। कौन सा है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर का पश्चिम वाला भाग एशिया महाद्वीप की तरफ, उसे हम कहते हैं आपका पूर्वी प्रशांत महासागर, और अमेरिका के पास वाला है उसे कहते हैं पश्चिमी प्रशांत महासागर। तो इस प्रशांत महासागर वाले भाग में है एक पवन चलती है आपकी जलधारा चलती है। उस जलधारा की दिशा होती है दक्षिण से उत्तर की ओर, जिसे हम क्या कहते हैं? पेरू की ठंडी धारा कहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, 3 से 5 वर्ष में एक यहाँ पर गर्म धारा की उत्पत्ति होती है, जो कहाँ से चलती है? नॉर्थ टू साउथ चलती है। और जब ये चलती है तो यहाँ के प्रेशर को क्या करती है? जब पानी गर्म होगी तो बताइए प्रेशर कैसा होगा? कम होगा। कम होगा तो उससे भारतीय मानसून वर्षा है वो आपकी नहीं हो पाती या बहुत कम हो पाती है, सूखा पड़ता है। अर्थात आपका एल नीनो क्या है? पेरू के तट पर एक चलने वाली एक ठंडी धारा है, जो कि 3 से 5 वर्ष के मध्य में चलती है, जिसकी उत्पत्ति है दिसंबर के माह में होती है, जिससे भारतीय मानसून है उसमें वर्षा है वो क्या होती है? आपकी कम होती है, उसे अल नीनो कहा जाता है। तो ये तो थे हमारे कुछ टर्म। अब उसके बाद में हम बात करेंगे भारतीय मानसून, उसको हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।